बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात के ऊँट की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि ये किस करवट बैठेगा। मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट नहीं बैठा, बल्कि गिर गया है, ढह गया है। इसके नीचे क्या आ गया? इसके नीचे इंतखाबात आ गए, जिनके बारे में अब हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये इम्कान ज़रूर है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए। हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ की बात नहीं मानी गई और तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ इत्तेफाक नहीं किया गया। होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले भी चल रहा था और इन लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा गया था कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात हो गए, जो कामयाबी से हमकरार नहीं हो सके, इत्तेफाक राय नहीं हो सका। तो अब क्या होना है? अब फिर वही होना है जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 14 मई का। 14 मई को इंतखाबात का होना नामुमकिन है, लेकिन इम्कान क्या है, मुमकिन क्या है? मुमकिन यही है कि 14 मई के तसलसल में इंतखाबात होंगे। 14 मई से 2 हफ्ते बाद होते हैं, 3 हफ्ते बाद होते हैं या 4 हफ्ते बाद होते हैं। इंतखाबात पंजाब में और KPK में इसी के मुताबिक होंगे। 14 मई के तसलसल में होंगे और मुस्लिम लीग नून का इन इंतखाबात में क्या बनेगा? पूरे पंजाब में उन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई नहीं किया था। पूरे पंजाब में उनकी तरफ से इंतखाबी निशान हासिल नहीं किए गए थे। मरियम नवाज़ को तंदूर का निशान मिला था और किसी को छुरी का निशान मिला है, किसी को चाकू का निशान मिला है, किसी को जीप का निशान मिला है, किसी को टांगे का निशान मिला है। इन्हीं निशानात पर ये लोग इंतखाबात लड़ेंगे और इसका इनको कितना ज़्यादा नुकसान होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सरेदस्त यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुज़ाकरात को सबूताज खुद हुकूमत की तरफ से किया गया, इसके बाद फिर इंतखाबात सितंबर तक नहीं जा सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब में और KPK में इंतखाबात सितंबर तक चले जाएं। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एक साथ इंतखाबात हो जाने चाहिए, PTI भी यही चाहती थी, लेकिन कंसेंसस नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है 14 मई के हवाले से, उसी पर अब अमल दरामद होना है। उधर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की तरफ से कौमी असम्बली के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा गया है कि एक इजलास में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। 5 इजलासों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। वो इजलास जिनमें अदलिया के बारे में पार्लियामेंटेरियन की तरफ से बहुत कुछ कहा गया, बड़ी ज़हर अफशानी की गई, बड़ी किरदार कुशी की गई, जजों का नाम लेकर पार्लियामेंट के अंदर उनके हवाले से बातें की गई और वो सारे का सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तलब किया गया और उसके साथ साथ कायमा कमेटियों के इजलासों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। इसके जवाब में पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है कि नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। ख्वाजा साहब कहते हैं कि अगर हमारा रिकॉर्ड लेना है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड लेना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी स्पीकर तलब करे। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा रिकॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आता है सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है, फैसला सामने आ जाता है। इन लोगों को कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको दिया जा सकता है। लेकिन इनकी तरफ से सिर्फ इसलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे रिकॉर्ड तलब किया था तो उसका इन लोगों की तरफ से जवाब दिया गया कि हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। कब तक रिकॉर्ड नहीं देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ये लोग वायलेशन करें। इन्होंने रिकॉर्ड देना है, इनको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और फिर पार्लियामेंट कौन सी है? लूली है, लंगड़ी है, गंजी है, लुंजी है, ऐसी पार्लियामेंट है। इसमें तो अपोजिशन का सिरे से वजूद ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं हैं। किसी किस्म की भी तरमीम ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, क्योंकि तरमीम के लिए जितने लोगों का वहाँ पे होना ज़रूरी है उतने लोग वहाँ पे नहीं हैं। और ये लुंजी, गंजी, लूली, लंगड़ी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ, मजबूत सुप्रीम कोर्ट के साथ टकरा रही है। तो ऐसे में क्या हो सकता है? ये ऐसे ही है कि जैसे बकरी किसी गाड़ी को टक्कर मार दे, बकरी का क्या अंजाम होगा। इसी तरीके से ये लूली लंगड़ी कमज़ोर पार्लियामेंट जब मजबूत सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराएगी तो फिर इसका क्या हाल होगा, उसका अंदाज़ा आसानी के साथ किया जा सकता है। किसी की तरफ से इनके गुब्बारे में ज़्यादा ही हवा भर दी गई है, मज़ीद इसमें हवा भरी जाएगी, जैसे कि भरी जा रही है तो फिर गुब्बारा फट जाएगा। यही लूली लंगड़ी पार्लियामेंट के साथ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब करने की कोशिश की गई, जिसमें मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है।
एक दो रोज़ कबल चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की तरफ से सारे जजों को ईद मिलन पार्टी दी गई। उसमें काजी फाइसा साहब मौजूद नहीं थे। आखिरकार काजी फाइसा की तरफ से 14 जजों से अलग रहने का फैसला क्यों किया गया? क्या काजी फाइसा के बारे में भी कहीं से हवा भरी गई है? काजी फाइसा के माइंडसेट के हवाले से पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं। अपने साथी जजों के हवाले से उनका क्या रवैया है, उनके बारे में वो क्या कहते हैं, खुसूसी तौर पर उमर ता बंदयाल साहब के बारे में उनके जो ख्यालात हैं उससे भी दुनिया आगाह है। काजी फाइसा साहब क्या फैसले कर चुके हैं? हुदैबिया केस वाले बेंच में भी काजी फाइसा साहब मौजूद थे और उस बेंच की तरफ से ये फैसला दिया गया था कि एक तो उस केस में शरीफ फैमिली को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया था, दूसरे ये कहा गया था कि इस फैसले की मीडिया में तशहीर नहीं होगी। काजी फाइसा साहब इस तरह की शोहरत रखते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीडीएम की हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जो भी सियासी मुकदमात के हवाले से बेंच बनता है उसमें काजी फाइसा को शामिल क्यों नहीं किया जाता? काजी फाइसा के पुश्त पर ये लोग खड़े हुए हैं जो लूली लंगड़ी पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते हैं और काजी फाइसा साहब उसी पार्लियामेंट में चले जाते हैं। काजी फाइसा साहब ने उमर ता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद 1-2 महीने में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, तो इनसे फिर क्या तवक्को रखी जा सकती है? क्या वो जस्टिस मुनीर वाला किरदार अदा करेंगे, नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक वो फैसले किया करेंगे, या फिर जस्टिस कार्नेलियस बनेंगे, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे? लेकिन इससे आगे भी कुछ कहा जा सकता है, या फिर वो सिकंदर सुल्तान राजा बनेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा के पास जो भी तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला जाता है, सारे के सारे फैसले तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किए जाते हैं, लेकिन आगे कोर्ट्स में जाकर उनमें से 90% से ज़्यादा फैसले तब्दील हो जाते हैं जो तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में आ जाते हैं। काजी फाइसा साहब क्या ऐसा ही चीफ जस्टिस बनकर करेंगे जैसा सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे हैं? और सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कोई परवाह नहीं है कि उनके बारे में कोई क्या कहेगा। उनके बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी पड़ा हुआ है, उसका क्या बनेगा? और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी फिर अवाम में क्या दुर्गत बनेगी, इस बारे में भी उन्होंने कभी नहीं सोचा। सारे के सारे फैसले वो एक माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक एक आध फैसला होता है, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, क्या काजी फाइसा इसी तरीके से फैसले करेंगे? सिकंदर सुल्तान राजा का आखिरकार किसी ने क्या बिगाड़ लिया है? अगर काजी फाइसा भी इसी तरीके से खोलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके मुखालफिन के हक़ में फ़ैसले करेंगे तो फिर उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हो सकता है कि काजी फाइसा जस्टिस मुनीर को पीछे छोड़ जाएं और सिकंदर सुल्तान राजा के बिलमुकाबला जाएं। इनसे आगे इसलिए नहीं जा सकते कि सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ी नहीं कि कोई इनको क्रॉस कर सके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उमर ता बंदयाल साहब के हवाले से। उमर ता बंदयाल साहब की जिस तरीके से किरदार कुशी की जा रही है, जिस तरीके से उनके बारे में मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको रगड़ा दिया जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में किसी भी अदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ कभी नहीं हुआ। जस्टिस सज्जाद अली शाह की कोर्ट पर हमला हो गया था, लेकिन उमर ता बंदयाल की जो किरदार कुशी की जा रही है वो उससे कहीं बढ़कर है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? तो नाजरीन, मैं समझता हूँ कि उमर ता बंदयाल साहब मुकाफ़ात अमल के भंवर में फंसे हुए हैं, मुकाफ़ात अमल के चक्कर में आए हुए हैं। वो कैसे? उमर ता बंदयाल साहब के पास एक बहुत बड़ा फ़ैसला करने के लिए आया था। ये अप्रैल की बात है, 9 अप्रैल की बात है। इस मौके पर इनकी तरफ से क्या फ़ैसला किया गया? 5 रुकनी बेंच था, उसने जो फ़ैसला किया उसके नतायज हम आज भुगत रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तान की मईशत इतनी ज़्यादा दरगर्दू नहीं थी। पाकिस्तान के हालात आज के मुकाबले में बहुत बेहतर थे। इमरान खान की हुकूमत स्टेबल चल रही थी, क्योंकि अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ थी। फिर क्या हुआ? मामला खुद चीफ जस्टिस साहब ने खुद टैकल कर लिया, 100 मोटो लिया। 100 मोटो अगर लिया था तो फिर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला कर देते, इंतखाबात की तरफ जा सकते थे। इनको मालूम था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस माइंडसेट के बंदे हैं, इसके बावजूद भी उनकी बात मान ली गई। इंतखाबात से सरफ नज़र किया गया, इनको हुकूमत में ला बिठाया गया, जिनको आज इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान की हालत क्या हो गई? उस मौके पर भी हमने एक वीला किया था जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान तोड़ने वाला एक एक किरदार किस तरीके से इबरत का निशान बना था। इसी तरीके से
آج جو کچھ ہوا ہے، آج جو رجیم چینج ہوئی ہے، آج جس طریقے سے عمران خان کو نکالا گیا ہے، اس میں جتنے لوگ بھی ملوث ہیں اسی طریقے سے وہ بھی مکافات عمل کا شکار ہوں گے، وہ بھی عبرت کا نشان بنیں گے۔ تو ناظرین دیکھ لیں اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اس کے بعد ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے، جس سے ہر ایک پاکستانی متاثر ہے، مہنگائی دگنی ہو چکی ہے پاکستان میں، دہشت گردی بھی دارائی ہے۔ اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ بھی قدرت کی لاٹھی کی زد میں ضرور آئیں گے، یقیناً آئیں گے، لیکن جن لوگوں نے یہ بنیاد رکھی تھی، جنرل باجوہ، ان کے چند ایک ساتھی اور جسٹس عمر عطا بندیال، یہ پاکستان کو اس حد تک پہنچانے کی بنیادوں کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ پھر ہو رہا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب شاید اس غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کفارہ ادا کرنے میں کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔